जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ आप और आपके परिवार में सब स्वस्थ होंगे और सब खुश होंगे। आप सभी लोगों के लिए नया लॉजिकल रीजनिंग का वीडियो में लेकर आया हूँ। इस वीडियो में टोटल 4 क्वेश्चंस लिए मैंने, जो चारों अलग अलग टॉपिक्स हैं। आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट इतनी है कि आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने से पहले क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा। आपसे सॉल्व हो जाता है तो उसके बाद एक बार सॉल्यूशन देख लेना, क्या पता आपको दूसरी नई चीज़ सीखने को मिल जाए। ठीक, सॉल्व आपसे नहीं होता तो सॉल्यूशन देख के आप उस चीज़ को समझ ही लेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा समय न लगाते अपन वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। पहला क्वेश्चन जो है ये ऑर्डर इन रैंकिंग का है, क्रम व्यवस्थीकरण का। अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको बोल के रखा है कि 60 छात्रों की कक्षा में जिसमें लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 2 गुनी है, इन विच द नंबर ऑफ बॉयज इज ट्वाइस द नंबर ऑफ गर्ल्स। तो लड़के 2 गुना है लड़कियों के 60 बच्चों की कक्षा में। तो यहाँ तो सीधा सीधा अपन को दिखता है कि लड़के 40 होंगे, लड़कियां होंगी 20। लेकिन जिस बच्चे से नहीं निकलता मैं उसको सॉल्व करके बता देता हूँ, लेकिन ये चीज़ डायरेक्ट मुंह से निकलनी चाहिए। ठीक है, तो आप देखेंगे बॉयज प्लस गर्ल्स दोनों मिला के दे के रखा है, ये 60 दे के रखा है। लड़कों की संख्या मतलब बॉयज की वैल्यू जो है वो लड़कियों की 2 गुना दे के रखी हुई है। तो आप बी की वैल्यू बस यहाँ पे क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो यू गेट 2g प्लस जी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 60। तो 3g इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 60। यहाँ पे से g की वैल्यू निकल के आ जाएगी, g की वैल्यू आ जाएगी 60/3। तो कितनी हो जाएगी ये 20। अब g की वैल्यू 20 आई पुट करोगे तो 2 × 20 यहाँ से कितनी आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी 40। तो लड़के आ गए 40, लड़कियां हैं 20। ये चीज़ आपकी डायरेक्ट आनी चाहिए। ठीक है, ये कैलकुलेशन आपको एग्जाम में नहीं करना है। ठीक है, इतना आपसे डायरेक्ट आना चाहिए। अब इसके बाद देखो आगे बढ़ते अपन को शुरुआत में पता चल गया कि 40 और 20 है लड़के और लड़कियों की संख्या। तो ये मैं साइड में लिख देता हूं क्योंकि ये यूजफुल है। लड़के हैं 40, लड़कियां हैं 20। ठीक है, अब आपको बोल के रखा है कि ये जो लाइन है पूरी, इस लाइन में टोटल 60 लोग हैं। ठीक है, ये कक्षा है, इसमें टोटल 60 बच्चे हैं। ठीक, लड़के लड़कियां दोनों मिला के। अब इसे बोला है कि राम की स्थिति कक्षा में 35वीं। कभी भी किसी भी बच्चे की स्थिति बोल के रखे कि उसकी 35वीं 40वीं, तो वो उसकी स्थिति आगे से दे के रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे राम की स्थिति, राम की पोजीशन क्या है 35 है आगे से। तो आगे से राम की पोजीशन हो जाएगी 35। सपोज कर लो राम बैठा इधर, आर से शो कर रहा हूँ, तो इसकी पोजीशन हो गई 35। मतलब आगे से गिनते हुए जब जाओगे 1 2 3 4 करते हुए राम तक जब आप पहुंचोगे तो राम की पोजीशन हो जाएगी 35वीं। और राम जो हो जाएगा खुद 35वां हो जाएगा। तो मतलब राम को हटा दूं तो बचे हुए सारे लोग राम के आगे होंगे। तो राम की पोजीशन है 35वीं, तो राम के आगे टोटल लोग कितने हो जाएंगे 34। इस 34 में लड़के भी होंगे और लड़कियां भी होगी। ठीक है, तो राम का कक्षा में स्थान है 35, क्लास में 35 पोजीशन है उसकी। उसके आगे टोटल 34 बच्चे दूसरे होंगे जिसमें लड़के भी होंगे और लड़कियां भी होंगी। ठीक, अब बोल के रखा है कि बच्चों में लड़के और लड़कियों में मिक्स उसका स्थान 35 है, लेकिन लड़कों में उसका स्थान बोल के रखा है 25वां है। लड़कों में राम का स्थान है 25वां। मतलब अगर मैं लड़कियों को छोड़ता हुआ सिर्फ लड़कों को गिनना शुरू करूंगा 1 2 3 4 इसी तरीके से गिनते हुए राम का स्थान लड़कों में होगा 25वां। राम को हटा दूं मतलब राम का स्थान आगे से लड़कों में 25वां है, तो राम के आगे कुल 24 लड़के हो जाएंगे। ठीक है, राम के आगे कुल 24 लड़के हो जाएंगे। अब मेरे को ये पता है कि राम के आगे कुल बच्चे कितने हैं 34, जिसमें लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं। लेकिन अभी मेरे को पता चल गया कि राम का स्थान आगे से लड़कों में 25वां है, मतलब राम के आगे 24 लड़के हैं। अब राम के आगे 24 लड़के हैं, टोटल 34 है, तो 34 में से 24 माइनस कर दूंगा तो लड़कियों की संख्या कितनी आ जाएगी 10। लड़कियों की संख्या हो गई 10 और बॉयज की वैल्यू हो गई 24। ठीक, अब सुनना पूरी बात ध्यान से सुनते जाना। आपको पता है कि टोटल लड़कियों की संख्या कतार में कितनी है 20, लाइन में कितनी है 20। अब लाइन में 20 है, जिसमें से 10 लड़कियां अगर राम के आगे हैं तो ऑब्वियस सी बात है बची हुई सारी लड़कियां किधर हो जाएगी, राम के पीछे। टोटल लड़कियां इस पूरी लाइन में है 20, जिसमें से 10 राम के आगे बैठ चुकी है, बचेगी 10 और जो कि राम के पीछे होगी। तो 10 हो गई राम के पीछे। ठीक है, अब क्या बोल के रखा है कि सीता जो है, सीता का स्थान पीछे से आपको देके रखा हुआ है 35वां। सीता का स्थान पीछे से आपको देके रखा हुआ है 35वां। ये सब चीजें हो गई हैं। ठीक है, तो इसको मैं हटा दे रहा हूं अभी थोड़ा सा, यहां लिख दे रहा हूं बस कि राम के आगे जो लड़के हैं वो है 24 और लड़कियां जो है वो है 10। ठीक है, अब सीता का स्थान पीछे से देके रखा है 35वां।
तो ऑब्वियस सी बात है, राम का स्थान आगे से 35वां, सीता का पीछे से 35वां, दोनों को जोड़ोगे तो आ जाएगा 70। टोटल लोग ही कितने हैं? 60। अब जब भी एक व्यक्ति का स्थान आगे से एक का पीछे से देके रखे हो, दोनों को जोड़ने पे टोटल से ज्यादा आ रहा है, तो बात समझ लेना कि लाइन जो है वो ओवरलैप वाली है, इस तरीके से। लेकिन अगर बोल के रखता एक व्यक्ति का स्थान आगे से 10वां, एक का पीछे से 10वां, और टोटल 50 लोग हैं, 10 10 20, तो टोटल से कम आ रहा है, तो लाइन इस तरीके की है। तो एक व्यक्ति का स्थान आगे से देके रखा है, दूसरे का पीछे से देके रखा है, लेकिन इन दोनों की पोजीशन को जोड़ने के बाद टोटल से ज्यादा लोग आते हैं, तो हमेशा लाइन ओवरलैप वाली बनती है। तो यहाँ पे भी 35 35 70, टोटल लोग है 60, तो ये ओवरलैप वाली लाइन होगी। तो ये हो गई आपकी सीता, इसका स्थान पीछे से आपको क्या देके रखा हुआ है? 35। और क्या बोल के रखा है कि सीता के पीछे कितनी लड़कियां हैं? टोटल 15। ठीक है, सीता का स्थान पीछे से 35वां है, मतलब सीता के पीछे टोटल 34 लोग होंगे, उसमें लड़कियां कितनी हैं? 15। लड़कियां कितनी है? 15। देखो क्वेश्चन तो सीधा सीधा यहीं से सॉल्व हो जाएगा। कैसे सुनना, अब क्वेश्चन में आपको ये बोल के रखा है कि राम और सीता के बीच में कितनी लड़कियां हैं। देखो यहां से सुनना पूरी बात। अब सीता के ठीक पीछे 15 लड़कियां हैं, यहां से गिनना शुरू करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 करते हुए टोटल यहां तक आते आते टोटल लड़कियां कितनी हो जाएगी? पीछे 15। लेकिन मेरे को पहले से पता है कि राम के पीछे कितनी लड़कियां हैं? 10। सुनना, सीता के पीछे जो टोटल 15 लड़कियां हैं, उस 15 लड़कियां में से 10 लड़कियां तो मेरे को फिक्स पता है कि राम के पीछे ही है। बच्ची लड़कियां कितनी? 5। तो ऑब्वियस सी बात है 5 लड़कियां जो होगी सीता और राम के बीच में हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मेरे को सीता के पीछे 15 लड़कियों को बिठाना है, राम के पीछे 10 लड़कियां बैठी हुई है, इससे ज्यादा बढ़ा नहीं सकता क्योंकि क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। आगे राम के आगे 10 लड़कियां थी तो बची हुई राम के पीछे 10 होगी। तो यहाँ पे राम के पीछे 10 बैठी, ना एक कम ना ज्यादा, तो 10 बैठ चुकी है। टोटल सीता के पीछे 15 लड़कियां होनी चाहिए, 10 तो राम के पीछे ही है, बचेगी 5 और। तो 5 और किधर बैठ जाएगी? सीता और राम के बीच में। क्वेश्चन में पूछा ही आपसे ये गया है कि सीता और राम के बीच में कितने लोग या कितनी लड़कियां हैं, तो लड़कियां हो जाएगी 5। अगर आपसे ये पूछता कि सीता और राम के बीच में कितने लोग हैं, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो जाता। कभी भी ओवरलैपिंग वाली लाइन हो और आपको दोनों के बीच में लोग पता करने, तो आप क्या करेंगे? एक व्यक्ति का स्थान आगे से एक का पीछे से, दोनों को जोड़ दे, कितना आ गया? 70। इसमें आप टोटल लोग माइनस कर देना और -2 और कर देना, -2 और कर दिया, बस सिंपल सी बात। 2 लोग कौन? 2 लोग, एक सीता हो जाएगी, ग्राम हो जाएगा। क्योंकि यहां पे जब 70 - 60 आप करते हैं तो ये बताता है कि कितने लोगों को डबल से गिना गया है। तो 70 - 60 कितना आ गया? 10। 10 लोगों को डबल से गिना गया है, उसमें सीता और राम भी है। लेकिन सीता और राम के बीच में लोग पूछे जाते हैं तो मेरे को इन दोनों को हटाना पड़ता, तो -2 कर देता, तो उत्तर आ जाएगा यहाँ पे 8। 8 लोग हैं टोटल उनके बीच में। 8 लोग में से 5 लड़कियां हो जाएगी, बचे हुए 3 लड़के हो जाएंगे। तो पूछता सीता और राम के बीच में कितने लड़के, तो लड़के हो जाता 3। लेकिन यार सिंपल सी, मेरे को ये स्टेप करने की कोई जरूरत नहीं थी। पूछा गया सीता के और राम के बीच में कितनी लड़कियां हैं। मेरे को क्वेश्चन में बोल के रखा है कि सीता के पीछे 15 लड़कियां हैं, मेरे को पता राम के पीछे 10 है, तो बची हुई पूरी 5 यहां पे बैठेगी। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था। चलते दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन जो है वो है क्यूब का, घन का। इसमें बोल के रखा है कि एक बड़ा घन है आपके पास जिसकी एक भुजा है 8 सेंटीमीटर की, जिसकी एक एज है 8 सेंटीमीटर। तो एक 8 है तो ये भी 8 होगी, ये भी 8, क्योंकि क्यूब जो होता है उसकी तीनों साइड सेम होती है। घन की सभी भुजाएं बराबर होती है। अब इसको 2-2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में तोड़ा जा रहा है, मतलब हर साइड से 4-4 कटिंग है। ठीक है, क्यों? 2 4 6 8 इस तरीके से। तो टोटल आप इसको बना दे पहले से, बिना बनाए भी हो सकता है, एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं ताकि अच्छे से आपको समझ में आए कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। ठीक है, तो ये टोटल आपका 8 सेंटीमीटर का एक बड़ा क्यूब है।
8 सेंटीमीटर का बड़ा घन है जिसको 2-2 सेंटीमीटर के छोटे घनों में तोड़ा जा रहा है। ये 2, ये 2, ये 2, ये 2, और ये पूरी जो है घन, इसकी 6 भुजाएं होगी, 6 सरफेसेस होगी। इसको ऐसे देख लो, आप जिस भी रूम में अभी बैठे हुए हो, ये एक रूम जो है क्यूब की तरह ही देखो इसकी टोटल 6 सरफेस आपको दिख रही है। छत, एक आपका बेस जिसके ऊपर आप है, आसपास की दोनों दीवार और एक सामने की दीवार और एक पीछे की दीवार, टोटल 6 सतह, और 6 सतह के बाहर जो है काला कलर किया हुआ है ना, ब्लैक कलर पेंट किया हुआ है सबके ऊपर। अब ऑब्वियस सी बात है, जब मैं इनको तोड़ूंगा छोटे छोटे हिस्सों में तो उनके कुछ कुछ हिस्से पुते हुए रहेंगे, जैसे कि ये वाले, इसको बोला जाता है वर्टेक्स क्यूब, सबसे कोने वाला, इसको बोला जाता है शीर्ष घन। इनकी जितनी भुजाएं, इनकी जितनी सरफेसेस टूटने के पहले दिखती है उतनी ही कलर्ड होती है। तो ये जो कोने वाले होते हैं इनको बोला जाता है शीर्ष घन, वर्टेक्स क्यूब। टूटने के बाद ये 3 हिस्से इसके कलर्ड रहते हैं, ठीक है, 3 हिस्से पुते हुए रहेंगे, बाकी 3 जो नहीं दिख रहे वो पुते हुए नहीं रहेंगे। इसी तरीके से ये वाले घन होते हैं मध्य घन, इनको बोला जाता है मिडिल क्यूब। और यही क्वेश्चन में पूछा गया है अपन से। देखो, आप देखोगे टूटने के पहले इनकी मात्र 2 सतह, मात्र 2 सरफेसेस आपको दिख रही है, एक ये। तो ऐसी स्थिति में अभी ये दोनों कलर्ड है। इसके बाद जैसे ये टूट के बाहर आ जाएगा, साइड की 2, एक नीचे की और एक पीछे की, ये चारों सतह जो होगी, चारों सरफेसेस कलर्ड नहीं होगी। तो हमेशा ये वाले जो घन होते हैं, ये घन होते हैं आपके जिनकी 2 सरफेसेस कलर्ड होगी, अगर पूरा के पूरा क्यूब, पूरा घन कलर्ड किया हुआ है तो यही मेरे को बताना है कि तोड़ने के बाद ऐसे कितने छोटे घन मिल रहे हैं, तोड़ने के बाद ऐसे कितने छोटे क्यूब मिल रहे हैं जिनकी 2-2 सरफेसेस कलर्ड होगी। तो ये वाले वो घन होंगे, ठीक है। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है 12n-2। अब n क्या है? n आप इस तरीके से निकालेंगे कि सबसे पहले बड़ा घन जो है, बड़ा क्यूब जो, उसकी एक एज, उसकी एक भुजा। तो मेरे को पता है जो बड़ा घन था उसकी एज थी कितनी, 8, डिवाइडेड बाय जो छोटा घन में बना रहा हूं, उन छोटे घनों की भुजा क्या क्या है, 2-2 सेंटीमीटर है, तो 8 डिवाइडेड बाय 2 तो कितना आ जाएगा, 4। n की वैल्यू आ गई 4, वो उसको इसमें यहाँ पे पुट कर दो, सीधा आंसर आ जाएगा। तो 12, 4 - 2, और इसको जब मैं सॉल्व कर दूंगा 12 × 2 मतलब कितना हो गया, 24। 24 ऐसे छोटे घन होंगे, ठीक, जिनकी 2-2 सतह पुती हुई होगी। 24 ऐसे छोटे क्यूब होंगे जिनकी 2 सरफेसेस कलर्ड होगी। 24 कैसे आया, देखो आपको दिख रहा है ये 3 वाला है, 3 वाला है, 2 इधर मिल गए, 2 इधर मिल गए, 2 इधर मिल गए, 2 इधर मिल गए, 4 ऐसे 4 नीचे बेस पे मिलेंगे, ठीक है, हो गए 8। ये जो 4 पिल्लर है, 4 डंडे हैं, इन पे भी 2-2 आपको मिलेंगे, 2, 4, 6 और पीछे हो जाएगा 8। तो 8 ऊपर 8 नीचे, और इसी तरीके से 8 जो है वो पिलर्स के ऊपर है। तो टोटल ऐसे 24 क्यूब होंगे जिनकी 2 सरफेसेस कलर्ड होती। अगर पूछता है ऐसे कितने घन होंगे जिनकी सिर्फ एक सरफेसेस, 3 सरफेसेस कलर्ड होगी, तो ये कोने वाले होते हैं हमेशा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और एक पीछे वाले कोने पे। और एक बीच वाला अगर पूछता कि ऐसे कितने होंगे जिनकी एक एक सतह पुती हुई होगी, तो सिंपल सा फॉर्मूला उसका होता है 6n-2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और अगर ये पूछ लेता है ऐसे कितने घन होंगे जिनकी कोई भी सतह पुती हुई नहीं होगी, कोई भी सरफेस कलर्ड नहीं होगी, तो वो होता है n-2 का होल क्यूब। सब निकल जाएगा, n की वैल्यू एक बार निकल गई तो सारी वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा। ऐसे टोटल 24 घन है, 24 क्यूब है जिनकी 2-2 सतह पुती हुई है, ठीक। ये था क्वेश्चन नंबर दूसरा। चलते तीसरे की तरफ। तो ये है आपका तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन जो है वो डाइस का है, वो पासे का है। आपको 4 पासे देके रखे हुए, 4 पासे नहीं, पासा एक ही है, उसके अलग अलग प्रारूप देके रखे हैं, ठीक है। डाइस एक ही है जिसको एक अलग अलग ओरिएंटेशन से दिखाया जा रहा है। इसका मतलब ऐसे समझे कि जैसे ये एक डस्टर है आपके पास, इसी एक डस्टर को अगर अलग अलग एंगल से देखा जाए तो इसकी अलग अलग सरफेसेस आपको दिखेगी। एक ये वाले एंगल से देखो तो ये सरफेस दिखेगी, ये और ये। इधर वाले से देखो तो ये और ये। इधर वाले से देखो तो ये 3 दिखेगी, नीचे से देखोगे तो नीचे की सतह दिखेगी। तो ये कोई 4 अलग अलग पासे नहीं है, ठीक है, 4 अलग अलग डाइस नहीं है, ये डाइस एक ही है, पासा एक ही है, जिसको अलग अलग प्रारूप में, अलग अलग एंगल से, अलग अलग ओरिएंटेशंस में दिखाया गया है। तो आपको एक ही पासा देख के उसके अलग अलग प्रारूप दे दिए गए हैं। पूछा यह गया है कि स्टार के ठीक सामने क्या आएगा। सबसे पहली चीज 4 दे दे, 6 दे दे, 8 दे दे, जितने भी प्रारूप दे दे। 8 नहीं देता है ना, 4 देता है, मोस्टली 4 देता है। तो मेरे को चारों का इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा उत्तर किसी भी 2 से मेरे को अगर मिल जाता है तो बस मैं आगे बढ़ जाऊंगा, क्योंकि किन्हीं दूसरे से चेक करने पे भी उत्तर तो वही आएगा। तो पूछा यह गया स्टार के ठीक सामने क्या होता है। तो सुनना पूरी बात ध्यान से। एक रूल होता है डाइस का, पासे का, कि 2 प्रारूप एक ही पासे के यदि आपको दे के रखे हुए, टू डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ अ सेम डाइस इज गिवन, उसमें कोई 2 सतह, कोई 2 सरफेसेस समान है,
तो बची हुई जो सरफेसेस होती है दो, वो बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट होती। क्या बोल रहा हूं थोड़ा ध्यान से समझना, इन दोनों को आप थोड़ा ध्यान से देखें और जो मैं बोल रहा हूं वो दोनों इसके ऊपर लगेगा। क्या बोल रहा हूं, ये एक ही पासे के दो प्रारूप है, एक ही डाइस के दो अलग अलग ओरिएंटेशन है, और आप जब इसको देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि इन दोनों में दो चीजें आपको, दो सरफेसेस कॉमन मिल रही है। वो क्या, एक तो आपको मिल रहा है प्लस, और ऊपर से आपको एक और चीज क्या मिल रही है, डॉलर। तो आप देखेंगे एक रूल ये कहता है डाइस का कि यदि आपको दो प्रारूपों में अगर दो सतह समान मिलती है तो उनके अलावा जो दो बची हुई शेष सतह होगी, रिमेनिंग टू सरफेसेस विल ऑलवेज बी अपोजिट टू ईच अदर। बची हुई शेष सतहें हमेशा एक दूसरे के विपरीत होगी। तो 8 और स्टार ये बचा, ये दोनों एक दूसरे के हमेशा विपरीत ही होगी। और मेरे को क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि स्टार के ठीक सामने क्या आएगा, स्टार के ठीक सामने आ जाएगा 8, जो कि है ऑप्शन बी। बाकी इन दोनों को यूज ही नहीं किया मैंने, कोई जरूरत ही नहीं है, जरूरी नहीं है सबको यूज करना। एक फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, एक आदमी दे दिया है आपको, उसके अलग अलग एंगल दे दिए और बोला है बताओ ये व्यक्ति कौन है। ठीक है, आपने पीछे से देखा नहीं समझ में आया, आगे से देखा आपको दिख गया ये आपका दोस्त राहुल है। तो क्या आप उसको बाजू से भी देखेंगे, नीचे से भी देखेंगे, ऊपर से भी देखेंगे क्या? नहीं, एक बार से आपको दिख गया कि राहुल है तो राहुल है। तो यहां मेरे को दिख गया भैया एक जगह से स्टार के ठीक सामने 8 आ रहा है, मेरे को मेरा उत्तर मिल गया, खत्म हो गई बात, मेरे को दूसरे प्रारूप चेक करने की कोई जरूरत है ही नहीं। ठीक है, ये श्रृंखला का क्वेश्चन, बढ़ती हुई सीरीज का क्वेश्चन है। इसको दो तरीके से किया जा सकता है। अगर आपको क्यूब्स अच्छे से याद है, घन अच्छे से याद है, तो क्वेश्चन डायरेक्ट इस तरीके से होता है कि आपको पता है कि 0 को इस तरीके से लिख सकते हैं कि 1 का क्यूब माइनस 1, 1 का क्यूब 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0। 6 को यदि मैं लिखने जाऊं तो लिख सकता हूं 2 का क्यूब माइनस 2, 2 का क्यूब होता है 8 माइनस 2 हो जाएगा 6। ठीक है, और इसी तरीके से अगर मैं 24 को लिखने जाऊं तो 3 का क्यूब माइनस 3, तो ये हो जाएगा 24। ठीक है, और ये हो जाएगा 4 का क्यूब माइनस 4, 4 का क्यूब 64 माइनस 4 60, 5 का क्यूब माइनस 5, तो ये उत्तर हो जाएगा आपका 6 का क्यूब माइनस 6, तो 216 माइनस 6 कितना हो जाएगा 210। ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। लेकिन अगर आपको क्यूब याद नहीं है तो ऐसा तो है नहीं कि आप इस क्वेश्चन को छोड़ेंगे। आपको अगर ये क्वेश्चन वहां पे ऐसा बन नहीं रहा है तो आप क्या करेंगे, हमेशा ध्यान रखना कि बढ़ती हुई सीरीज आपको कभी भी मिले तो बढ़ती हुई सीरीज में आप सबसे पहले उनको घटा के देखेंगे कि आपको कोई पैटर्न मिल रहा है क्या, कोई क्रम मिल रहा है क्या। तो आप 6 में से 0 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 6, 24 में से 6 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 18, 60 में से 24 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 36, और 120 में से 60 माइनस करेंगे तो 60। तो आपको दिखेगा यहाँ पे आपको पैटर्न नहीं मिल रहा। अगर नहीं मिल रहा तो आप उसको एक बार और नीचे लेके जाओ। ठीक है, यहीं पे मत छोड़ देना। पैटर्न अगर नहीं मिलता तो माइनस करके एक स्टेप और नीचे लेके जाना। तो आप देखोगे 18 में से 6 माइनस किया कितना आ गया 12, 36 में से 18 माइनस किया 18, और 60 में से 36 माइनस किया कितना आ गया 24। अब पैटर्न आपको बिल्कुल दिखेगा कि 6-6 करके बढ़ रहा है, 12, 18, 24, अगला आपको पता कितना हो जाएगा 30। अब सुनना, 30 मेरा उत्तर नहीं हुआ, मैं 2 बार नीचे आऊं तो मेरे को 2 बार ऊपर भी जाना पड़ेगा। तो 6 + 12 18, 18 18 36, 36 24 60, 60 और 30 90, 90 भी उत्तर नहीं है। अब 0 + 6 6, 6 18 24, 24 36 60, 60 और 60 120, 120 और 90 210, ये है मेरा आंसर। तो आप कभी भी एक चीज देखना, क्यूब की अगर सीरीज है वो अगर डायरेक्ट पैटर्न में आपको नहीं मिलती है तो आप उसको माइनस करके नीचे की ओर लेकर आएंगे। पहली लेयर में अगर आपको आंसर नहीं मिलता तो माइनस करके और नीचे लेके जाएंगे, उसमें भी नहीं मिलता तो एक लेयर वो नीचे लेके चले जाना, लेकिन आंसर जरूर मिलेगा। ठीक है, और इसी तरीके से अगर यही सीरीज घटती हुई हो जाती तो पहले से दूसरे को माइनस करता, दूसरे से तीसरे को नीचे लिखता, पैटर्न मिलता तो ठीक, नहीं तो वो नीचे लेके जाता माइनस करते हुए। ये जिनके क्यूब और स्क्वायर्स बहुत अच्छे हैं और जिनको पहली बार में दिख गया, उनकी प्रैक्टिस भी अच्छी है, तो वो डायरेक्ट इसी से कर देते हो, क्वेश्चन में पेन उठाने की भी जरूरत नहीं बनती, क्वेश्चन वही सॉल्व हो जाता। लेकिन जरूरी नहीं है सबसे ऐसा बन जाए, तो आप क्वेश्चन को छोड़ने से अच्छा 2 लेयर या कभी कभी 3 लेयर भी नीचे लेके आ जाएंगे तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, ये था आज का वीडियो। आशा करता हूं आपको सभी चीजें समझ में आई होगी। चैनल पे यदि आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए। जय हिंद। अपन मिलेंगे अगले वीडियो में जल्दी ही। जय हिंद।